नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल्पा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज अपन हिंदी विषय से संबंधित शिक्षण करते हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत आज अपन प्रकरण लेते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार से संबंधित चर्चा रहेगी मित्रों आज अपनी। देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं हिंदी विषय की। वर्ण विचार एक ऐसा बिंदु है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा प्रकरण है? वर्ण विचार, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा मित्रों, वर्ण विचार के अंतर्गत एक एक विषय वस्तु का बारीकी से विश्लेषण कीजिए। देखिएगा, अपना आज का प्रकरण रहेगा वर्ण विचार। क्या रहेगा? अपना आज का प्रकरण रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। यानी अपने को किस पर चर्चा या विचार करना है? वर्णों पर चर्चा या फिर क्या करना है? विचार करना है। देखिएगा मित्रों, वर्ण विचार से संबंधित पहले मैं उन प्रश्नों की बात कर लेता हूं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं वर्ण विचार से संबंधित। देखिएगा, एक पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है वर्ण विचार के संबंध में? कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या पूछा जाता है? कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिएगा मित्रों, अपन अक्सर यही कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण है। लेकिन मैं बता दूं कि आपको कि सीटेट में एक बार प्रश्न पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। उसके विकल्प में वर्ण भी था और स्वनिम भी था और उत्तर माना गया था क्या? स्वनिम। चर्चा जरूर करूंगा मैं आपसे कि ये स्वनिम क्या है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। क्या? स्वनिम। यदि स्वनिम नहीं दिया हुआ हो तो फिर आपको क्या करना है? वर्ण करना है। क्या करना है? वर्ण करना है। स्वनिम अर्थात भाषा की भी छोटी से छोटी ध्वनियां जिनके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है? स्वनिम के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात वो सांकेतिकता होती है, यानी संकेत बिंदु होते हैं, यानी संकेत होते हैं छोटे से छोटे, जिनको अपन क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछी जाती है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के संबंध में यदि वैकल्पिक स्थिति आपको एक तो स्वनिम मिल जाती है और एक वर्ण मिल जाता है वैकल्पिक स्थिति के अंतर्गत, तो आपको उत्तर करना है क्या? प्रथम वरीयता के अंतर्गत आपको उत्तर करना है स्वनिम। यदि स्वनिम नहीं दिया हुआ हो तो उस स्थिति के अंतर्गत आपको करना है उत्तर क्या? वर्ण। आगे के प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है? दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है कि भाषा की, क्या मित्रों? भाषा की लिखित रूप में, किस रूप में? भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिएगा मित्रों, लिखित रूप में यानी लेखन कार्य करना है और लेखन कार्य के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिएगा मित्रों, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि मैंने लेखन कार्य के अंतर्गत ए लिखा है और एक क लिखा है। ए लिखा है और एक क लिखा है। क्या ए का टुकड़ा किया जा सकता है? ध्वनित रूप में क्या ए का टुकड़ा होता है? क्या ध्वनित रूप में क का टुकड़ा होता है? हाँ, हालांकि क का जब अपन उच्चारण करते हैं तो ए स्वर का उसमें समावेश होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर क के नीचे क्या कर रखा है? हलंत कर रखा है। इसका मतलब क स्वर रहित है। तो क्या इनसे छोटे सांकेतिकता हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो ए क्या है मित्रों? स्वर है। क्या है? स्वर है। और क क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। स्वर तथा व्यंजनों को अपन क्या नाम देते हैं? वर्ण कहते हैं। किसकी श्रेणी में आती हैं? वर्णों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है कि भाषा के लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यानी भाषा के लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रहेगा मित्रों, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या?
वर्ण। यदि आपसे आगे के मैं प्रश्न की चर्चा करूं तो मेरे पास तीसरा प्रश्न निकल करके आता है, और वो तीसरा प्रश्न निकल करके आता है अपने पास कि उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किस रूप में? उच्चारित रूप में। किस रूप में? उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। उच्चारित रूप में भाषा की, क्या मित्रों? भाषा की सबसे छोटी इकाई। उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं जैसे कि उच्चारित कर रहा हूं, यानी मैं बोल रहा हूं, बोलते समय आपके पास क्या पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। आवाज अर्थात क्या पहुंच रही है? ध्वनि पहुंच रही है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि बात करें तो उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मित्रों क्या? ध्वनि। क्या होती है? उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि अपन बात करें तो उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या? ध्वनि। यदि मैं चौथे प्रश्न की इस जगह आपसे बात करूं तो चौथा प्रश्न अपने पास से क्या कर लीजिए, क्या? उच्चारित व लिखित रूप में। किस रूप में? यानी दोनों को जोड़ दें अपन कि लिखित, क्या मित्रों? लिखित व उच्चारित, लिखित व उच्चारित रूप में। किस रूप में? लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो याद रहिएगा मित्रों, यानी ऐसा अंश जैसे अपन लिखते भी है और उसका उच्चारण भी करते हैं, तो क्या मुझे एक बात बताइएगा कि क्या यहाँ लिखा है अपने पास ऐश्वर, जिसका लेखन कार्य भी करते हैं अपन और जिसे उच्चारित भी करते हैं, और आगे लिखा हुआ क अपने पास जो कि व्यंजन है, इसका स्वर तथा व्यंजनों को किस श्रेणी में लेते हैं? वर्णों की श्रेणी में लेते हैं। तो याद रहिएगा लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो क्या है मित्रों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। आगे का प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की, क्या मित्रों? सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। क्या मित्रों? सार्थक इकाई पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? देखिएगा इस प्रश्न के अंतर्गत एक नाम आया है सार्थक। क्या नाम आया मित्रों? सार्थक पूछा गया है यहाँ पर। सार्थक का मतलब क्या होता है? देखिएगा, सार्थक है सय, धन, अर्थ, धन, क्या, अक। इसका मतलब स उपसर्ग अक प्रत्यय का योग हुआ है किसके अंतर्गत? अर्थ के अंतर्गत। स का अर्थ होता है सहित। क्या होता है? स का अर्थ होता है सहित। इसका मतलब ऐसी इकाई का चुनाव करना है जो अर्थ सहित हो। क्या हो? अर्थ सहित हो, यानी जिसका कोई न कोई क्या होता हो? अर्थ होता हो। क्या होता हो मित्रों? कोई न कोई अर्थ होता हो। इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई तो मित्रों ए लिख दिया, कै लिख दिया, तो इनके तो कोई क्या नहीं होते हैं? अर्थ होते नहीं है, अर्थ नहीं होते हैं। इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की यदि आपसे प्रश्न में बात की जाती है तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होगा क्या मित्रों? शब्द। क्या होगा? शब्द होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि। संस्कृत आचार्य महर्षि कौन? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के अनुसार यदि आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाती है तो संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि अपन बात करें तो महर्षि पाणिनि जी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। याद रहिएगा, संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि अपन बात करें तो पाणिनि जी किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। देखिएगा, महर्षि पाणिनि जी ने भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य को किस प्रकार से माना है? उन्होंने कहा है कि भैया आप प्रश्न कर रहे हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उन्होंने किसको व्यक्त किया? भाषा शब्द की पुष्टि की, और भाषा शब्द की उन्होंने पुष्टि करते हुए ये कहा कि भाषा शब्द की रचना संस्कृत भाषा की भाष धातु के अंतर्गत आ प्रत्यय जुड़ने से हुई है। किससे हुई है? भाषा शब्द की रचना संस्कृत भाषा की भाष धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से हुई है, और इस जगह भाष धातु का अर्थ है प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना।
या फिर अपन कह सकते हैं व्यक्त करना। क्या करना? प्रकट करना या व्यक्त करना। प्रकट करना या फिर क्या कह सकते हैं अपन? व्यक्त करना। प्रकट करना या व्यक्त करना। किसको प्रकट कर रहे हो आप? किसको प्रकट कर रहे हो? यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं आपके सामने क्या प्रकट कर रहा हूं? मैं अपने मन के भावों तथा मस्तिष्क के विचारों को बोलकर आपके सामने क्या कर रहा हूं? प्रस्तुत कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। या मैं ये कह दूं कि परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। भाषा की डेफिनेशन है भाई मित्रों क्या कि अपन अपने मन के भावों यानी मनुष्य अपने मन के भावों तथा मस्तिष्क के विचारों को बोल करके दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। या अपन अब यह कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिससे अपन सोचते हैं, विचार करते हैं और दूसरे व्यक्ति के सामने अपने भावों तथा विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त या प्रस्तुत करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। सहज शब्दावली, सरल शब्दावली में यदि मैं आपसे कहूं तो भाषा की संज्ञा किसे दी गई है? परस्पर विचार विनिमय के माध्यम को किसकी संज्ञा दी जाती है? भाषा की संज्ञा दी जाती है। आपके और मेरे बीच परस्पर विचार विनिमय हो रहा है। विचार विनिमय करने के लिए अपने किसको अपना रहा है? अपना रखा है भाषा को, जो कि किसका काम कर रही है? साधन का काम कर रही है। किसका? साधन का काम कर रही है, यानी अपने बीच परस्पर विचार विनिमय हेतु साधन का काम कर रही है। तो महर्षि पाणिनि जी ने कहा कि आप पूछ रहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा का मतलब तो होता है अपने विचारों को व्यक्त करना या फिर क्या करना? प्रकट करना या प्रस्तुत करना। और व्यक्त करना, प्रकट करना या प्रस्तुत करना तो क्या भैया आप वर्णों से व्यक्त कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बोला कै, आपने बोला बै, मैंने बोला जय, आपने बोला नय, मैंने बोला तय, आपने बोला दय। क्या विचार विनिमय हो गया? क्या शब्दों से विचार विनिमय हो सकता है? मैं कह दूं तुम्हारे से राम, तो तुम्हारे में से कोई भी कहता है कि श्याम। मैंने कहा राधा, आप में से किसी ने कह दिया कृष्ण। तो इसका मतलब क्या शब्दों से विचार विनिमय हुआ? नहीं भैया, विचार विनिमय किससे होता है? वाक्य से होता है। इसलिए संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि ने भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको माना है? वाक्य को माना है। यदि हिंदी में पूछ लिया जाता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और ऐसी वैकल्पिक स्थितियां दर्शाई गई हो तो सबसे पहले प्रथम वरीयता के अंतर्गत उत्तर होगा मित्रों स्वनिम। यदि स्वनिम नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है? वर्ण करना है। यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है मित्रों क्या? वर्ण। और यदि यह पूछ लिया जाता है उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कि अपन बोल रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई मित्रों याद रखिएगा ध्वनि। और लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि अपन बात करें तो लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और यदि यह कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है, तो याद रहेगा मित्रों भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी अर्थ सहित, यानी जिसका कोई ना कोई क्या होता हो? अर्थ होता हो, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द। और संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। अर्थात महर्षि पाणिनि जी भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको मानते हैं मित्रों? वाक्य को मानते हैं। किसको मानते हैं? वाक्य को मानते। वर्ण विचार प्रारंभ करने से पहले मैंने आपके पास 6 प्रश्नों की चर्चा की है जो कि ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। काफी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा। देखिएगा अपन बात कर रहे हैं वर्ण विचार की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ण विचार की। तो सबसे पहले मैं वर्ण विचार के संबंध में परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा गया है। वर्ण विचार की परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा गया है। यदि परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा के संबंध में कहा जाता है, यानी पारिभाषिक शब्दावली के संबंध में कहा जाता है कि मुंह से निकलने वाली, किसे? मुंह से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि। याद रखिएगा मित्रों, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से क्या मित्रों? छोटी से छोटी ध्वनि। ये नाम याद रखिएगा, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी क्या? ध्वनि जिसके क्या मित्रों? जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े
नहीं किए जा सकते, जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिएगा परिभाषा के अंतर्गत क्या कहा गया है। परिभाषा में एक शब्द समझने वाला है मित्रों, मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि ध्वनि की बात कर रहा है, ध्वनि की, किसकी? ध्वनि की, यानी किसका टुकड़ा नहीं होना चाहिए? ध्वनि का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। किसका टुकड़ा नहीं होना चाहिए? ध्वनि का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह कह रहा है मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, अर्थात उसे वर्ण की संज्ञा दी जाती है। देखिएगा मित्रों, मैं जैसे लिख रहा हूं कि जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया ए आ, अब आप एक विचार कर रहे होंगे कि सर ए का टुकड़ा तो नहीं होता लेकिन आ का टुकड़ा होता है। आ का टुकड़ा होता है मित्रों लिखित रूप में, वो होता है लिखित रूप में, ए धन ए बराबर क्या? आ। ये किस रूप में टुकड़ा है? लिखित रूप में टुकड़ा है। मुझे उच्चारित रूप में यानी ध्वनित रूप में क्या इसका टुकड़ा करके बता सकते हो? ध्वनित रूप में इसका टुकड़ा नहीं होता। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मित्रों आ का ध्वनित रूप में क्या नहीं होता है? खंडन नहीं होता है। यदि मैं बात करूं कै, तो कै का तो टुकड़ा हो जाएगा क और ए आ रहा है, क ए आ रहा है ना। इसका मतलब यदि मैं इसके नीचे हलंत कर देता हूं, क्या अब और टुकड़ा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे ध्वनि जिसके आगे और अधिक क्या नहीं किए जा सकते? टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको अपन किसकी श्रेणी में लेते हैं? तो इसका मतलब हलंत युक्त तो व्यंजन किसकी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे मित्रों? किसकी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे? वर्णों की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आपने लिख दिया ए आ क हलंत है, ब हलंत है, ज हलंत है इत्यादि। इसका मतलब याद रखिएगा मेरी परिभाषा में एक शब्द लिखा हुआ है कि मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको किसकी श्रेणी में लिया जाता है मित्रों? वर्णों की श्रेणी में लिया जाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका टुकड़ा नहीं होता? ध्वनि का टुकड़ा नहीं किया जाता। किसका? ध्वनि का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लिखित रूप में इनके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। नहीं तो मित्रों आपके वर्ण बन ही नहीं पाएंगे 44। क्यों? क्योंकि स्वरों के अंतर्गत अपने पास दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, उनको तो क्या किया जा सकता है? लिखित रूप में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो लिखित रूप में टुकड़ा होता है, न कि ध्वनित रूप में खंडन किया जा सकता है। ठीक है, तो मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते मित्रों, उसको कहा जाता है क्या? वर्ण। एक बात कर लेता हूं मैं यहां पर मित्रों, नोट हिंदी वर्णमाला में, किसके अंतर्गत? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कितने? 11 स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर प्लस 2 अयोग्य वाहे या अयोगवाही ध्वनियां, अयोगवाही ध्वनियां, अयोगवाही ध्वनियां और एक अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर, किसे? अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा? अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा मित्रों? ओ। कौन सी है? अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा? ओ। कौन सा? ओ। और यदि व्यंजनों के अंश की बात करें तो कितने? 33 व्यंजन। कितने? 33 व्यंजन प्लस 2 उत्क्षेप्त, 2 उत्क्षेप्त। कौन से? अड़े और क्या? ढह, अड़े और ढह, 2 उत्क्षेप्त या ताड़नजात भी कहते हैं मित्रों इनको। उत्क्षेप्त आगत, ग्रहित, द्विगुण या ताड़न जात के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ 4 आपके पास है क्या? संयुक्ताक्षर। क्या है? 4 है आपके पास संयुक्ताक्षर। डन है। और अपन कह सकते हैं आपके पास 5 है अरबी व फारसी भाषा से ग्रहित। अरबी प्लस क्या? फारसी। अरबी प्लस फारसी भाषा से
ग्रहित 5 व्यंजन है आपके पास, कै, ख, ग, ज और है। क्या ये उच्चारण है? क्या ये तो यहां 33 में भी आते हैं? देखिए मित्रों, कई बार आप देखते हो शब्दों के नीचे ऐसे नुक्ता लगा होता है, ये बिंदु अर्थात इसको बोलते हैं नुक्ता। और इनके उच्चारण में थोड़ी सी भिन्नता आ जाएगी। उच्चारण में क्या भिन्नता आ जाएगी? यह क, ख, ग, ज, फ, क, ख, ग, ज, फ। कई बार अपन बोलते नहीं है क्या? अफसोस। अफसोस नहीं होता मित्रों, क्या होता है? अफसोस होता है, जिंदगी नहीं होता। क्या होता है? जिंदगी होता है। क्या होता है? जिंदगी होता है। जैसे बोलते हैं ना अपन गजल, गजल नहीं होता, क्या होता है? गजल होता है। क्या होता है? गजल होता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करने वाले हैं किसके अंतर्गत मित्रों? स्वरों पर। किस पर? स्वरों पर। अयोगवाही ध्वनियां है आपके पास, अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है और 33 व्यंजन है प्लस 2 उत्क्षेप्त आगत ग्रहित द्विगुण या ताड़नजात है। 4 संयुक्त अक्षर है, क्ष, त्र, गे और श्रय। कौन से? क्ष, त्र, गे और श्रय। क्ष, त्र, गे और क्या? श्रय। यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, यदि विकल्प के अंतर्गत 44 दिया हुआ तो आपका उत्तर होगा कितने? 44। यदि ये कह दिया जाता है कि देवनागरी लिपि में, किसमें मित्रों? देवनागरी लिपि में क्या वर्णों की संख्या? तो देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या होगी मित्रों कितनी? 52। कितनी होगी? देवनागरी लिपि के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। यदि प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, विकल्प में 44 और 52 दोनों दिए हुए हो तो उत्तर कीजिएगा कितने? 44। कितने कीजिए? 44। और यदि प्रश्न में लिखा है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों याद रखिएगा देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। पटवार में प्रश्न पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों की संख्या होती है, उसके विकल्प में 44 नहीं था, अतः उत्तर माना गया था क्या? 52। कितना माना गया था? 52 माना गया था। अब सर 52 कौन से हैं मित्रों? 11 स्वर, 2 अयोगवाही ध्वनियां, 33 व्यंजन और 2 उत्क्षेप्त और 4 संयुक्त अक्षर। जोड़ लीजिए इनको, 52 है। देखिएगा 11 और 2 कितने? 13, 13, 33, 46, 46 और 4 48 और 2 कितने? 48 और 2 50। कितने हो गए? 50 हो गए। इसका मतलब 50 देखिएगा, 11 और 2 कितने? 13, 13 और 33 46, 46 4 कितने हो गए मित्रों? 46 4 50, 50 और 2 कितने हो गए? 52 हो गए। कितने हो गए? 52 हो गए। तो इसका मतलब 11 और 2 13, 13 और 33 46, 13 और 33 46, 46 4 50, 50 और 2 कितने हो गए? 52 हो गए। क्या हो गए? 52 हो गए। चलिए मित्रों आगे बने रहिए और अपन पढ़ते हैं स्वरों के संबंध में, यानी स्वरों की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा तो अपना आज का पहला प्रकरण रहेगा क्या? स्वर। मैं दोनों को भिन्न भिन्न रूप में तैयार करवाऊंगा, स्वर भिन्न और व्यंजन भिन्न, एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे मित्रों। तो याद रखिएगा, एक बार पुनः में दोहरा देता हूं बात को। क्या लिखा है मैंने आज की क्लास के अंतर्गत कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम या फिर क्या? वर्ण। यदि स्वनिम वर्ण दोनों दिया हुआ हो तो उत्तर करिएगा क्या? स्वनिम। यदि स्वनिम नहीं दिया हुआ है तो उत्तर कर दीजिए वर्ण। यदि प्रश्न किया जाता है कि भाषा की लिखित रूप में, भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है मित्रों? वर्ण है। उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की यदि अपन बात करें तो उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो लिखित व उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। यदि प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? सार्थक मतलब अर्थ सहित, सार्थक मतलब अर्थ सहित, सय धन अर्थ धन आखे, यानी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की यदि बात करें तो क्या है? शब्द है। क्या है मित्रों? शब्द है। और यदि यह पूछ लिया जाता है संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो संस्कृत आचार्य महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई है वाक्य। अर्थात पाणिनि जी किसको मानते हैं? वाक्य को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाषा पर जोर देते हुए ये कहते हैं कि परस्पर विचार विनिमय करने हेतु अपने को किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की आवश्यकता होती है और वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। वर्ण विचार की परिभाषा के संबंध में लिखा है अपन ने, क्या लिखा है?
मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके आगे और अधिक क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। याद रहेगा मित्रों, क्या लिखा है अपने में यहाँ शब्द ध्वनि लिखा है, क्या लिखा है, ध्वनि लिखा है। इसका ध्वनि का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, हालांकि लिखित रूप में टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि लिखित रूप में आ का टुकड़ा हो रहा है ना, इसका मतलब अपने लिखा है ए आ क हलंत ब हलंत ज हलंत इत्यादि सभी क्या है, वर्ण है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि सभी स्वर तथा सभी व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। सभी स्वर तथा सभी व्यंजन किसकी श्रेणी में आते हैं, वर्णों की श्रेणी में आते हैं। आगे एक और बात पढ़ेंगे अपन कि सभी वर्ण क्या हो सकते हैं, सभी स्वर तथा सभी व्यंजन क्या हो सकते हैं, वर्ण हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर किसकी श्रेणी में नहीं आते, वर्णों की श्रेणी में नहीं आते। इसका मतलब सभी के सभी आपके स्वर तथा व्यंजन किसकी श्रेणी में आ सकते हैं, अक्षर की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर किसकी श्रेणी में नहीं आते, वर्णों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोट बात लिखिए अपने हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर प्लस 2 अयोगवाही ध्वनियां प्लस एक अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर ओ की बात करेंगे, और यहां बात करेंगे अपन 33 व्यंजन, जो कि 3 भागों में अपन बांट करके पढ़ते हैं। एक तो वर्गीय यानी स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श या वर्गीय व्यंजनों में 5 वर्ग बनते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसका मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो इसका मतलब 5 वर्ग बन रहे हैं, इसका मतलब 25 हो गए। और बात करेंगे अंतस्थ की, अंतस्थ यानी य र ल व, और संस्कृत महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए सूत्रों के आधार पर यण प्रत्याहार की स्थिति में अंतस्थ वर्णों का कर्म होता है य व र ल होता है। आगे चर्चा भी करेंगे, और साथ ही साथ अपन यहां पर चर्चा करेंगे उसमीय वर्णों की, जो कि 4 है, श श स और है, यानी तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है की बात करेंगे। साथ ही साथ अपन ये भी बात करेंगे कि 2 अपने पास उत्क्षिप्त आगत ग्रहित द्विगुण या ताड़नजात होते हैं, अड़े और ढ। साथ ही यहां देखिएगा 4 संयुक्त अक्षर है, जिसमें क्षय, त्रय, गे और श्रय पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ अरबी तथा फारसी भाषा से ग्रहित 5 जो आपके पास ये वर्ण है, देखिएगा क ख ग ज फ, क ख ग ज फ, इन पर भी विचार करेंगे। ठीक है, तो मित्रों इतना समझ में आ गया होगा आपके, और याद भी हो गया होगा। साथ साथ देखिएगा और बने रहिएगा और अच्छे प्रकार से तैयार करते जाइएगा। साथ साथ मित्रों एक चीज का ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप शिक्षण कार्य करते जा रहे हैं, एक नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक के अंतर्गत इनको क्या करते जाइए, लिखते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए। जैसे अपना प्रकरण खत्म होता है, अपन अभ्यास के आधार अभ्यास करेंगे जब प्रश्नों का, तो प्रश्नों के अभ्यास के अंतर्गत पॉजिटिव तथा सकारात्मक आपका रिजल्ट आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो, यानी कोई प्रश्न का प्रत्युत्तर आपका गलत ना हो, यह आशा है मित्रों, आपसे मेरी ये उम्मीद है और आपसे इतना लगाव है, इसीलिए आज अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन टॉपिकों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा मित्रों, आपके पास 2 अंश है, यानी वर्णों को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर और एक क्या, व्यंजन। और आज अपन आज की क्लास के अंतर्गत केवल और केवल चर्चा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं किसके संबंध में, स्वरों के संबंध में। किसके संबंध में मित्रों, स्वरों के संबंध में ये अपनी क्या होगी, चर्चा होगी। और स्वरों के संबंध में चर्चा होगी तो स्वरों का यानी स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्वर की परिभाषा की यदि बात करें तो परिभाषा क्या होती है, और कौन कौन से स्वर हैं जिनका योग किस प्रकार से हुआ है, यानी निर्मित किस प्रकार से हुई है, वो बने हुए कैसे हैं। देखिएगा मित्रों, नंबर 1 आज का प्रकरण इसी का अंश अपन ने कह दिया कि वर्णों को अपन 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक स्वर और दूसरा क्या, व्यंजन। और अपन आज कर रहे हैं चर्चा किस पर, स्वरों पर, यानी अपना आज का प्रकरण है स्वर। क्या है, स्वर। यदि इस स्वर शब्द के शाब्दिक अर्थ की मैं तुम्हारे से बात करूं, यानी शाब्दिक अर्थ, यानी एक शब्द के रूप में इसका क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, यानी शाब्दिक शब्द एक यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है, शाब्दिक एक यौगिक शब्द है, और शाब्दिक शब्द की रचना हुई है शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से, यानी शाब्दिक के अंतर्गत मूल शब्द होता है शब्द। क्या होता है, शब्द होता है, यानी एक शब्द के रूप में इसका अर्थ क्या होता है, तो स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों स्वग कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, स्वग कह सकते हैं, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, आकाश, क्या कह सकते हैं, आकाश, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, परलोक, क्या कह सकते हैं, परलोक। यानी क्या कहा जाता है, स्वर का शाब्दिक अर्थ की यदि अपन बात करें तो स्वर्ग, आकाश, या फिर क्या होता है,
परलोक होता है, स्वर्ग आकाश या फिर क्या होता है, परलोक होता है। यदि स्वर की परिभाषा के संबंध में चर्चा करें, अपन स्वरों के किसकी बात करें मित्रों, परिभाषा की बात करें, तो स्वरों के संबंध में कहा जाता है कि वे ध्वनियां जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा जाता है मित्रों, वे ध्वनियां, क्या कहा जाता है, वे ध्वनियां जिन्हें उच्चारित, वे ध्वनियां जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। देखिएगा क्या कहा जा रहा है, परिभाषा में ये कहा जा रहा है वे ध्वनियां जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। या मित्रों में यो कहूं कि अर्थात स्वतंत्र ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है, यानी अर्थात क्या, स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। बस इतने से याद रख ले कि स्वतंत्र ध्वनियों को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपन किसकी श्रेणी में लेते हैं मित्रों, स्वरों की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे उच्चारित कीजिएगा मित्रों, जैसे अपने उच्चारित किया किसको, ए, क्या किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता है, नहीं। ए, आ, ई आश्वय, ई दीर्घ, ओ आश्वय, ओ दीर्घ, री, हालांकि इसका लिखित रूप में खंडन हो जाता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, री स्वर का लिखित रूप में खंडन कैसे हो सकता है, यानी ऐसी स्थिति तो इसकी नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में तोड़ा जा सकता है इसको, र हलंत ई बराबर क्या हो गया, री हो गया। इसका मतलब इसका ध्वनित रूप खंडित होता है कि र हलंत ई बराबर क्या बन जाता है, री बन जाता है। इसका उच्चारण कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए, समान है, ये भी तो री है, ये भी क्या है, री है, दोनों ही क्या है, री है। लेकिन वास्तविक अक्षर की स्थिति थी, वो वास्तविक अक्षर की स्थिति तो नहीं बन पाई। ठीक है, आगे देखिएगा, ए है आपके पास, क्या है, ए, आई, ओ और आओ, ए, आई, ओ, आओ। अब तो अपने पास कितने स्वर हो गए मित्रों, 11 स्वर हो गए, ए, आ, ई अश्व, ई दीर्घ, ओ अश्व, ओ दीर्घ, री, ए, आई, ओ, आओ। इनके अलावा अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं मित्रों, इनके अलावा पढ़ने वाले हैं अपन अयोगवाही ध्वनियां। क्या पढ़ने वाले हैं, अयोगवाह ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनियां, यानी दो अयोगवाही ध्वनियों की बात करेंगे अपन। दो अयोगवाह ध्वनियां कौन सी, एक तो क्या करेंगे अपन बात, अंग, यानी किसकी बात करेंगे, अनुस्वार की बात, किसकी बात करेंगे, अनुस्वार की बात करेंगे। और एक किसकी बात करेंगे, अ है, यानी किसकी बात करेंगे मित्रों, विसर्ग की। साथ ही साथ अपनी चर्चा किस पर रहेगी, चर्चा रहेगी अपनी चंद्र बिंदु पर भी, किस पर रहेगी, चंद्र बिंदु पर भी रहेगी। मूलतः योगवाद ध्वनियों की श्रेणी में नहीं है, क्या मित्रों, चंद्र बिंदु। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका कोई अक्षर रूप नहीं होता है। अनुस्वार के रूप में कोई वर्ण है तो वो किस रूप में है, या तो वो ग है, या य है, या अण है, या न है, या फिर म है। इन पांचों में से कोई सा न कोई सा है जिसे मूलतः है अयोगवाद ध्वनि की श्रेणी में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसका कोई न कोई अक्षर रूप होता है, लेकिन चंद्र बिंदु का कोई अक्षर रूप नहीं होता है। विसर्ग को अपन किसके रूप में आंकते हैं, है के रूप में आंकते हैं। किसके रूप में आंकते हैं, है के रूप में
आंकते हैं, ठीक है। और एक अपन बात करेंगे, वो करेंगे अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर। कौन सी भाषा से? अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन से की? ओ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओ की बात करेंगे। अंग्रेजी में नहीं कहते क्या मित्रों? क्या कहते हो? ए, ई, आई, ओ, यो। क्या अंग्रेजी भाषा के स्वर है? ये आपकी जो लिपि है वो अंग्रेजी की लिपि अर्थात रोमन लिपि में लिखा गया है। यहां इसको किस में लिख दीजिए? देवनागरी लिपि में लिख दीजिए। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर है कौन सा? ओ। और इसके ऊपर लगी ये अर्धचंद्राकार स्थिति है, इसको बोला जाता है मित्रों स्वनेम। क्या बोला जाता है? स्वनेम। इसलिए अपने चर्चा की है कि छोटे से छोटे सांकेतिक यानी किसी लिपि के सांकेतिक बिंदुओं को क्या कहा जाता है? स्वनेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनेम कहा जाता है। तो मित्रों क्या किस पर चर्चा करनी है? थोड़ा सा और देख लें एक बार। स्वर, स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वर्ग, आकाश या फिर क्या होता है? परलोक होता है। परिभाषा की बात करें यदि स्वरों के संबंध में तो अपन कह सकते हैं कि वे ध्वनियां जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता की क्या नहीं होती मित्रों? आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि अर्थात स्वतंत्र ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है। अर्थात स्वतंत्र ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अपने पास जैसे स्वरों की बात करें तो ए, आ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, उ ह्रस्व, उ दीर्घ, री है, ए, आई, ओ, औ है। ठीक है मित्रों। हालांकि री का मैंने खंडन करके यहां बताया तुम्हारे को कि री को मूलतः खंडित किया जा सकता है, जैसे रे और क्या ई और बराबर क्या बन गया? री बन गया। लेकिन मित्रों ये तो उच्चारित रूप में तो खंडन हुआ। क्या वापिस रे और ई से या क्या ऐसे अक्षर रूप की स्थिति बनी है? नहीं बनी है, ऐसी स्थिति बनी है। यदि अपन क्या लिखेंगे? ऋतु लिखेंगे तो किसको काम में लेंगे? तत्सम रूप री को काम में लेंगे। अयोगवा है ध्वनियों की यदि बात करें तो अपने पास कितनी अयोगवा ध्वनियां है? मूलतः दो अयोगवा ध्वनियां, जिसमें एक तो अनुस्वार है और एक क्या है? विसर्ग। और साथ ही चर्चा करेंगे अयोगवाही ध्वनि, लेकिन मूल नहीं। किसकी बात करेंगे? चंद्र बिंदु की बात करेंगे। और एक बात करेंगे अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर कौन सा? ओ। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर ओ के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है तो मित्रों, उक्त 11 स्वरों के संबंध में चर्चा करते हैं। देखिएगा, उक्त 11 स्वरों के संबंध में चर्चा करें तो पहले तो इनका मात्रा ज्ञान देखें कि इनकी मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती है, मात्राएं किस प्रकार से लगती है और किस प्रकार की क्या है मात्राएं है। देखिएगा, देखो अपने पास स्वर है 11, तो 11 स्वर है। इसके अंतर्गत अपने पास स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, ओ ह्रस्व, ओ दीर्घ, री, ए, आई, ओ और आओ। अब तो अपने पास कितने स्वर है? 11 स्वर है। और इन 11 स्वरों का सबसे पहले अपन देखते हैं इनकी मात्राएं, यानी ये इन्हें जोड़ा जाता है तो किस प्रकार की मात्राएं लगती है। यदि मैं मित्रों बात करूं 11 स्वरों में से यदि मात्रा की, तो सबसे पहले अपने पास स्वर दिया हुआ है, वो कौन सा दिया हुआ है? ऐ स्वर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऐ स्वर। 11 स्वरों में से ऐ स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई क्या नहीं होती है? मात्रा नहीं होती है। यानी ये प्रत्यक्ष रूप में किसी अक्षर के अंतर्गत क्या नहीं दिखाई नहीं देता है, मात्रा नहीं लगती है। ध्वनित रूप में जरूर क्या रहता है? ये समाहित रहता है। जैसे कि यदि मैं तुम्हारे से बात करूं कि जैसे मैंने लिखा है कै, क्या इसके अंतर्गत ए का कोई अंश दिखाई दे रहा है? यदि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से कोई अंश दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या इसमें ऐश्वर है मित्रों? है। ध्वनित रूप में इसमें क्या समाहित है? ऐश्वर का क्या हुआ है? समावेश हुआ है। ऐश्वर का समावेश हुआ, इसका मतलब कै हलंत क्या है? ये ए है। तो याद रखिएगा मित्रों, 11 स्वर में से ऐ स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई क्या नहीं होती है? मात्रा नहीं होती है। यदि मैं आ स्वर की मात्रा की बात करूं तो आ स्वर की मात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, खड़ी पाई रहती है। यदि ई स्वर की मात्रा की बात करें तो ई स्वर की मात्रा क्या है? छोटी है। यहां ध्यान रखिएगा, ई छोटी की मात्रा कई बार द्विधा में डाल देती है। क्यों? क्योंकि 11 स्वरों में से एकमात्र ये ऐसी मात्रा है जो व्यंजन वर्णों की कहां लगती है? पूर्व में लगती है। लेकिन मित्रों स्वरों के संबंध में कहा जाता है
कि स्वरों का उच्चारण सदैव व्यंजनों के क्या होता है, बाद में होता है। जैसे कि अपन ने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, क, तो इसका मतलब क और क्या है, ये ए है। यदि मैं बात करूं किसकी, का की, तो का क्या है, क हलंत क्या है, आ है। यदि अपन बात करें की, तो की का कैसे, की है, हलंत क्या है, ई है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि देखिएगा मित्रों, यहाँ कई बार दिक्कत आ जाती है कि उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण क्या है, तो गलती कर बैठते हैं, या उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण ई कर बैठते हैं और वो गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण ई नहीं, क्या है, क है। क्या है, क है। तो याद रखिएगा कि स्वरों का उच्चारण सदैव व्यंजनों के कहां होता है, बाद में होता है। यदि ई बड़ी की मात्रा की बात करूं तो कोई दुविधा नहीं है मित्रों, और यदि ऊ छोटे की मात्रा, ऊ बड़े की मात्रा की बात की जाए तो मित्रों एक बात याद रखिएगा, ऊ छोटे की और ऊ बड़े की मात्रा यदि आपको व्यंजन वर्णों में लगानी हो, जैसे क में लगानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क में लगा लो, जय में लगा लो, ब में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मित्रों मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि र में ऊ की मात्रा छोटी कौन सी होती है, बड़ी कौन सी होती है, यानी र में ऊ की मात्रा छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। इसी की गलती कर बैठते हैं मित्रों। कई बार अब यहां स्थिति पूछ ली जाती है, रू छोटा और रू बड़े का अंतर पूछ लिया जाता है कि रू छोटा कौन सा, रू बड़ा कौन सा है। अपन तो क्या करते हैं, अपन तो इसको इस स्थिति के अंतर्गत लिख देते हैं। अपने को यह पता नहीं रहता कि अपन ने छोटा कौन सा लिखा है, बड़ा कौन सा लिखा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, छोटा और बड़े ऊ का अंश कैसे है र के अंतर्गत। देखिएगा यदि र के अंतर्गत ऊ की छोटी मात्रा लगानी है तो इस रेखा से सीधे ऊपर चले जाइए और सीधे नीचे आ जाइए। ये जो आपके पास स्थिति बनी है ऊ छोटे की है, और यदि यहां पर क्या कर दिया जाए, इस रेखा सीधी रेखा से यदि ये रेखा नीचे आ जाती है थोड़ी सी, तो इस स्थिति के अंतर्गत ये ऊ कैसा हो गया, बड़ा हो गया। यहां पर यूं भी कह सकते हो आप कि र के अंतर्गत ऊ की मात्रा बिना गांठ बिना गुंडी वाली कैसी है, छोटी है, और गांठ अर्थात गुंडी वाली क्या होती है, बड़ी होती है। तो बिना गांठ बिना गुंडी वाली छोटी और गांठ अर्थात गुंडी वाली क्या होती है मित्रों, बड़ी होती है। यदि री स्वर की मात्रा की बात करें तो अक्षरों के नीचे अर्धवृत्ताकार स्थिति में होती है। किस स्थिति में होती है, अर्धवृत्ताकार स्थिति में होती है। मित्रों एक चीज का इसका भी ध्यान रखा करो कि क के अंतर्गत यहां लगा र और यहां है क्या, री। आप कई बार र में और री में अंतर ही नहीं करते हो, वो भी र, नीचे वाला भी क्या र है, ये कह देते हो, जबकि क्या मित्रों गलत है। ये कैसे है, ये क हलंत क्या है, र है, ठीक है। और र में से भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और यदि क के अंतर्गत री स्वर के समावेश की बात की जाए तो क हलंत ये क्या है, री है। तो ये अंतर जरूर रखें र और री में। किसमें मित्रों, र और री में। ए की मात्रा की बात करें तो एक मात्रा है, आई की मात्रा की बात करें तो कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। ओ की मात्रा की बात करें तो एक खड़ी पाई पर एक मात्रा है, और औ की बात करें तो एक खड़ी पाई पर कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। यहां पर भी कई बार गलती करते हैं अपन ए की और किसकी, आई की मात्रा की। कैसे गलती करते हैं कि जैसे तुम्हारे को क्या कह दिया जाए, क हलंत क्या आई कह दिया जाए, तो आप कहते हैं कि सर यहां पर भी एक मात्रा थी इसलिए हमने तो क पर भी कितनी मात्रा लगा दी, एक मात्रा लगा दी। मित्रों एक मात्रा तो लगा दी, लेकिन आपको क में ए नहीं आई जुड़वाया था। यदि ए जुड़वाता तो एक मात्रा आती, यदि आई जुड़वाया तो कितनी मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी। कितनी मात्रा आएगी, दो मात्रा आएगी। तो मित्रों ये तो रहा आपके पास स्वरों का मात्रा ज्ञान। याद रखिएगा 11 स्वरों में से ए स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई क्या नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। अब देखिएगा मित्रों गौर करने वाली कौन सी बातें, याद रखने वाली कौन सी है। एक तो ई छोटी की मात्रा का ध्यान रखना, व्यंजन वर्णों की ये पूर्व में लगती है, बाकी सब या तो ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी या फिर आगे लगेगी, ठीक है। एक र के अंतर्गत ऊ की मात्रा छोटी और बड़ी याद रखनी है, एक ए का और एक किसका, आई का ध्यान रखना है। बाकी कोई गलती नहीं करते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी सही रहे, ठीक है। अब देखिएगा मित्रों यहां से यदि अपन उक्त 11 स्वरों को रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर यदि इनको विभक्त किया जाए, यानी रचना के आधार पर बांटा जाए, या कह सकते हैं कि रचना के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर, रचना के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। रचना के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 के अंतर्गत अपने पास आते हैं कौन से स्वर, रूढ़ स्वर। कौन से आते हैं, रूढ़ स्वर आते हैं, ठीक है। और नंबर 2 के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे किसके अंतर्गत,
इसी के अंतर्गत यौगिक स्वर, कौन से स्वर पढ़ेंगे? यौगिक स्वर, यानी रूढ़ स्वर। देखो नाम क्या लिखा है, रूढ़, इसका मतलब रूढ़ शब्द खुद ही रूढ़ है, अर्थात इसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जा सकता है, तो इसमें से ऐसे स्वरों का चुनाव करना है जिनका क्या नहीं किया जा सकता, खंडन नहीं किया जा सकता, उनको अपन रूढ़ स्वरों की श्रेणी में लेते हैं। तो ए, ई, ओ और री ऐसे स्वर है जिनको निर्मित करने के लिए या बनाने के लिए किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो रचना यानी निर्मिति के आधार पर दो भागों में बांट दिए, ऐसे हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात तोड़ा नहीं जा सकता, और अन्य स्वरों के सहयोग से निर्मित नहीं होते, जो कि कैसे स्वर हो जाएंगे, कैसे रूढ़ स्वर हो जाएंगे। रूढ़ स्वरों की संख्या आपके पास मित्रों कितनी, 4। कितनी है, 4। यदि मैं दूसरे नाम की बात करूं तो मित्रों यह तो क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। ये खुद भी क्या होता है, टूटता है, अर्थात यौगिक शब्द की रचना खुद की किससे हुई है, योग के अंतर्गत इक प्रत्यय जुड़ने से यौगिक शब्द की क्या हुई है, रचना हुई है। इसका मतलब ये खुद टूटता है, इसका मतलब क्या करेगा, दूसरे को अवश्य तोड़ेगा, दूसरे को अवश्य तोड़ेगा। इसका मतलब औक्त आपके पास शेष बच गए, क्या बच गया, आ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ बच गया, ए, आई, औ बच गए। यह ऐसे स्वर है जो अन्य स्वरों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, यानी बनाए जाते हैं, यानी इनको क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। इसका मतलब उक्त कितने हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब अपने पास रूढ़ या फिर मूल, ह्रस्व या फिर लघु स्वरों की संख्या 4 और यौगिक, दीर्घ या फिर गुरु स्वर या फिर संयुक्त स्वरों की संख्या अपने पास कितनी, 7। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कितने स्वर हो गए अपने पास, 11। 7 4 कितने हो गए मित्रों, 11। आगामी क्लास के अंतर्गत, आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे मित्रों किसके ऊपर करेंगे, यानी रचना के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, रूढ़ स्वर और कौन से स्वर, यौगिक स्वर। तो आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत अपन करेंगे कि रूढ़ स्वर कैसे कहा जाता है, इनको कैसे ये रूढ़ स्वर है, और यौगिक स्वर है तो वो कैसे है और किन किन के योग से मिलकर बने हैं। इसका मतलब अपने यौगिक स्वरों के संबंध में और रूढ़ स्वरों के संबंध में मित्रों आगे वाली क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे।